जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा JBN महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोद चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील फत्तेपूर येथे शाह छप्परबंद फकीर समाज मार्गदर्शक मेळावा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। या मेळाव्याला विविध जिल्ह्यांतील मान्यवरांची उपस्थिती होती। या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी अभियंता JK चौहान उपस्थित होते। तसेच प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून युवा प्रदेशाध्यक्ष अकबर शाह, अल्पसंख्याक मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष इंद्रिसभाई मुलतानी, प्रदेश उपाध्यक्ष उस्मान शाह, नाशिक जिल्हाध्यक्ष वसीम शाह, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाध्यक्ष हाजी शौकत शाह, जालना जिल्हा उपाध्यक्ष राजू शाह आदी मान्यवर उपस्थित होते। कार्यक्रमास फत्तेपूर येथील API अंकुश जाधव यांची सुद्धा विशेष उपस्थिती लाभली। मेळाव्यात समाजातील एकता, शिक्षण, रोजगार आणि युवकांच्या प्रगतीविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले। या मेळाव्याद्वारे समाजात बांधिलकी आणि ऐक्याचा संदेश देत सामाजिक विकासासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले। या मेळाव्याच्या निमित्ताने आपला समाज कुठेतरी जागा झालाय असं म्हणायला आता हरकत नाही। आपल्याला जाणीव झाली की आपणही या भारत देशाचे नागरिक आहोत, या समाजाचे घटक आहोत। आपल्यासाठीही काही तरतुदी, काही सवलती या शासनाने दिलेल्या आहेत आणि त्या आपल्याला मिळाव्यात। समाज संघटित व्हावा, आपल्याही समाजाला योग्य तो न्याय मिळत राहावा, यासाठी समाज एकत्र येणे, संघटित होणे हे गरजेचं आहे। आणि हे आपण ओळखून इथल्या तरुणांनी एवढा चांगला उपक्रम, एवढा चांगला कार्यक्रम इथे घडवून आणला। खरोखर हा कार्यक्रम ज्या तरुणांनी केलाय, आयोजला आहे, त्यांचं तोंड भरून कौतुक केलंच पाहिजे। साहेब, आमच्या तालुक्याचं नेतृत्व आज आपल्याला माहिती आहे की ते महाराष्ट्राचं नेतृत्व करत आहेत। आमदार गिरीश भाऊ महाजन 7व्यांदा ते या मतदारसंघाचे आमदार झाले आहेत, 3ऱ्यांदा ते मंत्री झालेले आहेत। ते ज्या समाजातून येतात, आपण जसं म्हणतो की शाह छप्परबंद समाज हा छोटा आहे, पण आपल्या माहितीसाठी सांगतो की जामनेर तालुक्यामध्ये ज्या समाजातून आमचे आमदार येतात, तो समाज बहुतेक आपल्या समाजापेक्षा बी लहान असावा तालुक्यात। ते गुजर समाजातून येतात की जे 2-4 गावांमध्येच फक्त तो समाज आहे। 8-10 हजारापेक्षा जास्त मतं त्या समाजाची नाहीत आणि तरी ते 7व्यांदा निवडून आलेत। निश्चित त्या व्यक्तिमत्वात आपल्या इतरांपेक्षा वेगळं काहीतरी आहे आणि त्यामुळेच ते निवडून येत आहेत वारंवार। आणि मग ते काय आहे तर हा माणूस जाती, धर्म, पंथ याच्याही पुढे निघून गेलेला आहे। त्याला हे बंधनच राहिलेलं नाही की हा या जातीचा, तो त्या समाजाचा, हा जवळचा, हा दूरचा। आमचं एक गणित ठरलंय साहेब की जो कोणी माणूस आडलाय, नडलाय, तो त्याच्या वैयक्तिक कामासाठी, विकास कामासाठी जो कोणी येईल, त्याला त्याचं नाव विचारायचं नाहीये, त्याला त्याचा पक्ष विचारायचा नाहीये, त्याचं काम करायचंय। या ध्येयाने गिरीश महाजन आणि त्याची सर्व टीम या तालुक्यामध्ये काम करते आहे आणि त्याचाच परिपाक आहे की ते 7व्यांदा निवडून आलेले आहे। प्रत्येक वेळी आपण आपल्या प्रत्येक वक्त्याच्या वक्तव्यातून हे ऐकतो आहे की शिक्षण हे किती महत्वाचं आहे। दुर्दैवाने हे कोणावर टीका म्हणून बोलायचं नाहीये, पण आपल्या समाजाला, पूर्ण समुदायाला ठरवून शिक्षणापासून वंचित ठेवल्या गेले मागच्या काळात। कारण जो शिकला तो स्वतः विचार करायला लागतो, काय बरोबर आहे, काय चूक आहे, कोणतं माझ्या फायद्याचं आहे, कोणत्या माझ्या नुकसानीचं आहे, हे जो शिकला तो त्याचा स्वतःचा विचार करू शकतो। आणि न शिकलेले, जसे आपण म्हणतो की धनगराची मेंढळ, तशी त्यांना जिथे हाकलत न्याल तिथे ते जातात। पहिलं विहिरीत पडलं की शेवटचं विहिरीत पडेस्तोवर ते थांबत नाही, नंतर त्यांना हाकलायची पण गरज नाही। म्हणजे या पद्धतीने आपल्या समाजाचा फक्त उपयोग करून घेतला। आणि खऱ्या अर्थाने जर आपल्याला माहिती असेल की या देशाला पहिल्यांदा
भारतीय जनता पार्टीच्या पंतप्रधानाच्या रूपामध्ये मिळालेत अटलजी वाजपेयी. अटलजी वाजपेयी हेही नेतृत्व असं होतं की त्यांना कोणत्याच समाजाचं म्हटलं जात नव्हतं, ते सगळ्याच समाजाचे होते. असं एक नेतृत्व आपल्या या देशाला भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून मागच्या काळात मिळालं. पण आपल्याला माहिती आहे की तेव्हा मिलीजुली सरकार होती. 25-26 पार्ट्यांना एकत्र घेऊन त्यांना कारभार करायचा होता. आपल्या 5 भावंडांमध्ये तू मै होत राहते, एकमेकांची मर्जी राखण्यातच आपला वेळ जातो. तसं बऱ्यापैकी त्यावेळेस अटलजींचा वेळ या सगळ्यांची मर्जी सांभाळणे, त्यातून मार्ग काढत काढत काम करणे यासाठी गेला. आणि निखळ बहुमत असलेलं भारतीय जनता पार्टीचं 2014ला पहिल्यांदा आपलं सरकार आलं. आणि तेव्हापासून तर आजपर्यंत आपल्या नजरेसमोर सगळं चित्र आहे, पूर्वीचा भारत आणि आजचा भारत काय आहे. पूर्वीचे पंतप्रधान म्हणजे याच्यासह पक्षाच्या याच्यासह सांगेल, कारण ती वाईट वाटण्याची गोष्ट नाहीये, विचार करण्याची गोष्ट आहे की याआधी काँग्रेसचे पंतप्रधान परदेशामध्ये गेलेत. किती लोकांना माहिती पडलं, त्यांनी तिथे काय केलं, कोणत्या हाऊस मध्ये बोलले, कोणत्या युनोमध्ये त्यांचं भाषण झालं. आज आपल्या देशाचे पंतप्रधान जेव्हा परदेशात जात आहेत तर अमेरिकेसह, अमेरिकेसारखं राष्ट्र की ज्यांनी व्हिसा नाकारला होता मोदीजींना, आज रेड कार्पेट अंथरत आहेत. त्या व्यक्तिमत्वात नक्कीच काहीतरी आहे, म्हणूनच हे घडतं आहे. आणि शिक्षणानेच हे बदल घडतील. माझा उर्दू शाळा याला मुळीच विरोध नाही. आपण आपलं धर्माचं शिक्षण प्रत्येकाने घेतलंच पाहिजे या मताचा मी आहे. पण मी अध्यक्ष साहेबांना विचारेल, आपण ऍडव्होकेट झालात, आपण MPSC फेस केली, आपण कोणत्या माध्यमातून शिकलात? आपने वही बात की, मैं भी वही बात कर रहा हूं की धर्माचं शिक्षण हे निश्चितपणे प्रत्येकाने घेतलं पाहिजे. प्रत्येकाने प्रत्येकाचा धर्म पाळायचा, त्याला पोसायचा, त्याला वाढवायचा, हा प्रत्येकाचा. पण आपल्या परिवाराचं, आपल्या कुटुंबाचं, आपल्या मुलाबाळांचं कशाने भलं होईल हे निश्चितपणे आपण ठरवून त्या पद्धतीने आपण शिक्षण घेतलं पाहिजे. साहेब, आमच्या फत्तेपूर सारख्या छोट्याशा गावातही 2 का 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल आहेत. फार काही फी नाहीये. आणि आज मराठी शाळा पण फार चांगल्या पद्धतीने, नवीन जी मुलं आलेली आहेत ती मुलं फार चांगल्या पद्धतीने मराठी शाळेमध्ये पण शिक्षण देत आहेत. अशा काही तालुक्यातल्या शाळा आहेत आमच्या की ज्या शाळा म्हणजे इंग्लिश मीडियमचे प्रवेश रद्द करून पुन्हा मराठी शाळेमध्ये प्रवेश घेतलेले आहेत. एवढे सुंदर काही शाळांमध्ये आमचे शिक्षक शिकवत आहेत. आणि त्याचं कारण असं आहे की सगळे मराठी शाळेचे शिक्षक जे आहेत ते मेरिटचे स्टुडंट आहेत. कारण DED ला TET ला मेरिट शिवाय, बुद्धिमत्तेशिवाय पर्याय नाही. त्यांची निवड त्याच्यावर झालेली आहे. आणि जे प्रायव्हेट स्कूलमध्ये शिकवत आहेत ते निश्चितपणे यांच्यापेक्षा कमी क्वालिटीचे असे शिक्षक आहेत. मी एक प्रयोग केला साहेब माझ्या तालुक्यामध्ये. मी शिक्षकांना बोलवलं आणि त्यांना सांगितलं की बाबा, आपल्या तालुक्यातली 100% जिल्हा परिषदच्या शाळेतली मुलं आपण स्कॉलरशिपला बसवतो. 2 किंवा 3 मुलं फक्त स्कॉलरशिपला पास होतात. एवढ्या मुलांमधून याचं कारण काय? तुम्ही शिकवत नाही का? मग जर तुम्ही शिकवत नसाल आणि 2 आणि 3च मुलं जर येत असतील तर मग 100% मुलांचे प्रवेश कशासाठी घेताय? कशाला फॉर्म भरताय? मग हे पर्सेंटेज जर वाढवायचं असेल तर काय करावं लागेल? त्या शिक्षकांनी मला सांगितलं की साहेब, आपल्याला याच्या ठराविक वेळेने 2-3 महिन्याच्या अंतराने सराव परीक्षा घ्याव्या लागतील. मी त्यांना म्हटलं, मग तुम्ही शिक्षक आहात, तुम्ही शिकवता आहात, तुम्ही सराव परीक्षा पण घ्या, अडचण काय? मग त्यांनी सांगितलं की सराव परीक्षा घ्यायच्या असतील तर त्याच्यासाठी पैसे लागतील. पेपर छापायचे आहेत,
केंद्रावर जायचं आहे, ते पेपर तपासायचे आहेत. मी त्यांना विचारलं, बाबा आपल्या तालुक्याला वर्षभरामध्ये सगळं करण्यासाठी पैसे किती लागतील? त्यांनी मला अंदाज दिला 1.5 ते 2 लाख रुपये लागतील. मी त्यांना सांगितलं, याच्यानंतर तुम्ही कोणाकडेच पैसे मागायला जायची गरज नाही. मी एक ऑफसेट वर फोन केला आणि त्याला सांगितलं की शिक्षक आले की जे काय मटेरियल मागतील ते मटेरियल यांना तयार करून दे. साहेब, पहिल्याच वर्षी त्याचा रिझल्ट असा आला की 3च्या जागी आमचे 48 विद्यार्थी स्कॉलरशिपला. 48चे 52 झालेत, या वर्षी 52च्या 58 विद्यार्थी झालेले आहेत. बदल घडतो, आपली तयारी असली पाहिजे. समाज बदलायला तयार आहे, समाजाला मार्ग दाखवणारा लागतो. मग परत माझ्या मनात एक विचार आला की 5वीला स्कॉलरशिप आहे. पहिल्यांदा स्कॉलरशिप फेस करताना ग्रामीण भागातल्या खेड्यातल्या मुलाला त्याची आई त्याचे वडील पुस्तक घेऊन कधी त्याला जवळ बसवत नाही, अशा मुलाला 5वीला स्कॉलरशिप केला. जामनेर टॅलेंट सर्च या नावाने 4थीच्या मुलांची स्कॉलरशिप टाईप परीक्षा घ्यायची आणि ती मागच्या वर्षापासून आम्ही सुरू केली. ती परीक्षा होते, त्याचे पेपर घेतले जातात. त्या पोरांना एकत्र बोलवून जे मेरिटला आले त्यांचा सन्मान केला जातो, त्यांच्या पालकांचा सन्मान केला जातो, त्यांना बक्षीस दिलं जातं, ट्रॉफी दिली जाते. हेतू हा की त्याला 5वी मध्ये स्कॉलरशिप अवघड वाटू नये. आणि हे सगळं आम्ही का करू शकतोय? परस्पर मी शब्द का देऊ शकतोय की किती पैसे लागत? त्याचं कारण असं आहे की मला माहिती आहे गिरीश महाजनांजवळ हा विषय नेल्यावर ते नाही म्हणणार नाही एवढ्या चांगल्या कामासाठी. कारण मी काही त्यांना पार्टीसाठी पैसे मागणार नाहीये, कुठे बोकड कापायचा नाहीये, कुठे दारूचे खोके आणायचे नाहीये. त्याच्यामुळे मला खात्री आहे की हा विषय गिरीश महाजनांच्या कानावर घातला तर ते निश्चितपणे नाही म्हणणार नाही. साहेब, तुम्ही वैद्यकीय सेवेबद्दल बोललात. आमची तर महाराष्ट्रात फार मोठी वैद्यकीय सेवा आहे गिरीश महाजनांच्या माध्यमातून. मग ते जळगाव मध्ये असेल, ते नाशिक मध्ये असेल, औरंगाबाद मध्ये असेल किंवा मुंबईत असेल, प्रत्येक ठिकाणी आमची माणसं आहेत आणि त्यांना बाकायदा पगार दिला जातो. मुंबईमध्ये आमची 10-12 लोकांची एक टीम आहे. रामेश्वर नाईक जे आहेत त्यांच्या नेतृत्वात. म्हणजे फक्त पेशंट तिथपर्यंत जायचं आहे, त्याची राहण्याची, त्याच्या सोबतच्या जाणाऱ्या माणसाची राहण्याची, खाण्याची, पिण्याची सगळी व्यवस्था मुंबईमध्ये आहे. त्याच्यासाठी 2 हॉल असलेली एक बिल्डिंग आपण भाड्याने घेतलेली आहे. एक महिलांसाठी एक हॉल आहे आणि एक पुरुषांसाठी आहे. सकाळी सगळे पेशंट तिथे पोहोचल्यानंतर त्यांचं बायफर्गेशन केलं जातं की कोणता KM ला न्यायचा आहे, कोणता नायरला न्यायचा आहे, कोणता बॉम्बे हॉस्पिटलला न्यायचा आहे. आणि त्याच्या सोबत एक माणूस सोबत जातो. त्याला पेपर काढायची, स्वतः फिरण्याची गरज नाही. तो त्या माणसाला, त्या पेशंटला दवाखान्यात ऍडमिट करतो आणि जे आधीचे ऍडमिट आहेत त्यांचा एक राऊंड घेतो, कुणाला काही अडचण आहे. बरं, खर्च म्हणाल तर 100%. म्हणजे त्याच्या सोबत जो माणूस गेलाय त्याला चहा प्यायची, बिडी प्यायची, सिगरेट प्यायची, काही गुटखा खायचा आहे, त्याच्यासाठी पैसे नाहीये. पण पेशंटची सगळी व्यवस्था ही निशुल्क तिथे केली जाते. मग ते 5,000 लागो, 50,000 लागो का 5 लाख रुपये लागो, एवढी मोठी आरोग्याची सेवा आमच्या तालुक्यातून गिरीश भाऊ महाजन हे चालवत आहे. पहिल्याने ही जामनेर तालुक्यापुरती मर्यादित असलेली आज महाराष्ट्रातला कुठलाही पेशंट कोणत्याही आमदारांकडे गेलेला, आमदार त्या रामेश्वरला फोन करतात आमच्या आणि तो पेशंटची तिथे व्यवस्था केली जाते. एवढी मोठी व्यवस्था हा गडकरी साहेब त्यांच्या पेशंटला ते पण फोन करतात. कारण तिथे या सगळ्यांची या पद्धतीची व्यवस्था होते. न्यून टाकून दिला मग कोणी त्याच्याकडे पाहणारच नाही, मग काहीच नाही, असं नाहीये. हे वैद्यकीय सेवेच्या बाबतीत. विकास कामाच्या बाबतीत म्हणाल तर मागच्या वेळेस आमच्या साहेबांकडे ग्रामविकास आणि पर्यटन हे खातं होतं. आमच्या तालुक्यातलं पूर्ण मतदारसंघातलं एकही गाव असं नाही की ज्या गावामध्ये 4 ते 5 कोटी पेक्षा कमी रकमेचे काम मंजूर झालेत. एकही गाव नाही पूर्ण मतदारसंघातलं 180 गावांपैकी. प्रत्येक गावामध्ये मग तो समाज मंडप असेल, समाजासाठी रस्ते असतील, गावातल्या अंतर्गत गटरी असतील, या पद्धतीने या तालुक्यामध्ये
विकास कामं फार मोठ्या प्रमाणावर विकास कामं झालेली आहेत, आज सुरू आहेत काही. कारण गावांमध्ये अतिक्रमणानं एवढा विळखा घातलाय. तुम्ही लोक शहरात राहतात, पण ग्रामीण भागातली परिस्थिती अशी आहे की 5-10 लोकांचा साखरपुड्याचा किंवा नारळ गोटळ किंवा काही फॅमिली फंक्शन तुम्ही गल्लीमध्ये मंडप टाकून करू शकत नाही. एवढी कंजेस्ट का नाम है. हमने पढ़े किताबों में, वो कहते हैं जुने दाऊदिया सोडूनी टाका, जुने दाऊदिया सोडूनी टाका, गाडूनी किंवा पुरवणी टाका, सावध आहे का बदल्या हाका, खांद्यास चला खांदा पे. इसके अंदर पूरी सारी चीजें आ जाती. इसके अंदर जुड़ाव आ जाता, इसके अंदर आपस का कलेश दूर करना आ जाता, इसके अंदर सारी एक पावर आ जाता. उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से आज किताबों में लिखा है. आज सारी चीजें हमारे पास है और कितने लोगों ने कितनी मेहनत की है, वो सारी चीजें हमारे पास है. तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को जो है एजुकेशन से दूर मत रहने दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए. हम जो दर्जे पे रहे, लेकिन मैं जो है मौत का कौन जाने जिंदगी की कब शाम आ जाए, क्या कहती हो उससे मैं तो कौन जाने जिंदगी की कब शाम आ जाए, कौन जाने मौत का कब पैगाम आ जाए. हम तो इस मौके की तलाश में रहते हैं कि हमारी जिंदगी भी किसी के काम आ जाए. फिक्र करने वालों को किरीम आप समाज कहते हैं, समाज का किरीम. तो मैं बात ये कहना चाह रहा था कि हमारे बुजुर्ग ने एक लफ्ज पहले कहा यहाँ पे मंच पे कि खुदा ने उस कौम की हालत को नहीं बदला जब तक कि उसको अपने खुद के बदलने का फिक्र ना हो. हम जब पैदा हुए हैं तो हमारी जो लाइफ रिस्पॉन्स है, जो पीरियड है हमारे जिंदगी का है, ये बहुत छोटा है. और दुनिया के जो मुल्क है, हमारा पीरियड जो लाइफ का हमारे देश का घट रहा है. और ये क्यों घट रहा है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि ये पीरियड जो हमारा लाइफ छोटा हो गया. पहले हमारे ज़माने में हमारी किताबों में लिखा है, पहले आदम अलैहिस्सलाम 930 बरस की उम्र थी, यूनुस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम 964 बरस की उम्र. तो घटते घटते उम्र भी घट रही है, जिस्म भी घट रहा है, साइज भी घट रहे हैं. तो हम ऐसा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो 6 फीट के लोग होते थे वो कम होते. हर एतबार से समाज के अंदर जब इंसान पैदा हो रहा है तो वो डिक्रीज के तरफ जा रहा है. और बल्कि समाज को जो समाज के जितने लोगों ने काम किया है, जिन किरीम रखने वाले, दिमाग रखने वाले, जो समाज को ऊपर लाने वाले, उतना तो वक्त नहीं है बोलने का, लेकिन तमाम के तमाम जो लोग हैं उनको मैं सलाम करता हूँ और उनकी इज्जत करता हूँ, जो दुनिया से चले गए और दुनिया में हैं और आने वाले हैं और समाज के काम कर रहे हैं. तो भगवान और अल्लाह भी उनको बदला देने वाला है, जैसे कि हम आज यहाँ पे समाज कहूँगा कि समाज की फिक्र के अंदर का एक मुद्दा, जैसे हमारे भाई ने बताया कि अपने आप को बदलना है. तो बदलना तो सभी चाहते हैं लेकिन बदल नहीं सकते. लेकिन बहुत से बुद्धिजीवी लोगों ने ये कहा है, किताबें लिखी है, कुरान लिखा है, गीता लिखी भी है, कुरान लिखे हुआ है, तमाम के तमाम चीजें लिखी हुई है. और उसमें लिखे हुआ है कि इंसान अपने आप को इल्म से बदल सकता है. तो इल्म है, उसको इंग्लिश में कहते हैं इल्म, जो एजुकेशन इज द पावर ऑफ की, एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस. यानी एजुकेशन जो है कामयाबी की चाबी है. एजुकेशन जो है पावर है, ताकत है. एजुकेशन जो है दुनिया में भी कामयाब करता है और मौत के बाद भी कामयाब करता है, जैसे हमारे और दूसरे समाज के एतबार से भी स्वर्ग और नरक का जो हमारे पास जो है कंसेप्ट है, तो वो ये है. लेकिन वो एजुकेशन से स्वार्थ होता है. अगर आदमी के अच्छे काम करेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, जन्नत में जाएगा, और बुरे काम करो तो दुनिया में भी घाटा और मरने के बाद भी घाटा है. ये एजुकेशन बतलाता है. तो मैं ये आपसे एजुकेशन कर रहा था. एजुकेशन की आप पावर है, एजुकेशन सक्सेस की कुंजी है. तो हमको एजुकेशन को हासिल करना चाहिए. एक प्रोवर्ब एजुकेशन के राइटर ने लिखा है, और क्या लिखा है उसने ये लिखा है, एजुकेशन इज द प्रोसेस, इट गोज ऑन टिल टू डेथ. तो एजुकेशन ऐसा जो आदमी वाला 40 साल में खत्म नहीं होता, बल्कि उसने ये कहा है कि एजुकेशन जो शुरू होता है तो माँ की गोद से शुरू होता है. जब माँ बोलना, बाप बोलना सिखाती है तो कब्र तक सीखना है. तो कोई भी आदमी, हर आदमी स्टूडेंट है और हर आदमी सीखना है, और वो इंसान को जिंदगी बदलने का जरिया है. एजुकेशन इज द प्रोसेस, इट गोज ऑन टिल, जाता है कहाँ तक जाता है, यानी मरने का जब डेट आती तो एजुकेशन खत्म होता है. ऐसा बड़े लोगों ने
और विद्वानों ने और बुजुर्गों ने, अल्लाह वालों ने, उनको भी कुछ बातें यकीनन मालूम है, लेकिन कुछ बातें नहीं है उसमें, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एजुकेशन फील्ड में आरटीए होता है, राइट टू एजुकेशन, और आरटीआई अलग होता है। राइट टू एजुकेशन जो होता है हमारे लिए होता है, हमारे गरीब लोगों के लिए होता है, मागास वर्गीय के लिए होता है। जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, आपके गांव में यकीनन होंगे एक हिंदी स्कूल जिसकी फीस होती है 20 से 25 हजार रुपए, बड़े बड़े जिले की सिटी में एक लाख रुपए होते। वो एजुकेशन हम हमारे बच्चों को मुफ्त में दिला सकते हैं, हमारे बच्चे भी वहाँ पर एजुकेशन फ्री में ले सकते, लेकिन हमको पता ही नहीं रहता कि वो सहूलत, वो जो चीजें हमारे लिए, हम मागास वर्गीय पर हमको मालूम नहीं है, हम आर्थिक दुर्बल घटक है लेकिन हमको मालूम नहीं है। तो वो सारी चीजें हमारे बच्चे, जो के उदाहरण के लिए मेरी खुद की बच्ची एक आरटीई से पढ़ रही है इंग्लिश मीडियम में, उसका पूरे 1 से 8वीं तक पूरा एजुकेशन फ्री हो रहा है। तो बोलने का यह मतलब ये है कि वो जो सहूलतें हैं, वो सहूलतें हमारे लिए, हम जब स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाते आगे तो हमारे लिए बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप होती है, लेकिन हम वो स्कॉलरशिप हमको मालूम ही नहीं रहती। हमको कॉमन 2-3 स्कॉलरशिप मालूम रहती, जैसे कि अल्पसंख्यक की स्कॉलरशिप, मागास वर्गीय की, लेकिन सावित्रीबाई फुले करके एक स्कॉलरशिप आती है, हजरत बेगम महल करके, हजरत बेगम महल करके म्हणून बोल के एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो स्कॉलरशिप हमारे बच्चों के लिए रहती, लेकिन वो हमारे तक पहुंचती नहीं। बड़े बड़े जो कंपनियां रहते हैं, जैसे हमारे तरफ बीपीसीएल वगैरह ये जो कंपनी है, उन कंपनियों को भी स्कॉलरशिप होती है, वो भी हमारे लिए रहती, लेकिन हमारे समाज के लोगों को मालूम नहीं रहती, क्योंकि उनको मालूम इसलिए नहीं रहती कि हमारे जैसे जो मार्गदर्शन करने वाले आते हैं वो समाज की सही दिशा को, सही वीकनेस पॉइंट को पकड़कर बात नहीं करते, वो सिर्फ ऊपर के ऊपर बात करते। लेकिन मैं नौजवान हूँ, मेरा ये विचार है, मेरी विचारधारा ये कि समाज को सही दिशा देना चाहिए। समाज को अगर सही आ जाए, टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहाँ आ जाए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ये बोलकर मैं अपने लफ्ज को विराम देता हूँ। ग्रामीण में जो मंच पे बैठे हैं उनको पता है, लेकिन आपको नहीं पता है, ग्रामीण भाग में जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी, उस सोसाइटी के अंदर हमारा एक आदमी चुना जाता है, वो अभी यहाँ पर मंच पे बैठा, आप इनसे बाहर नहीं घुस सकते। विमुक्त जाति का एक आरक्षण उसमें खाली रहता, बराबर है सर, वो रहता, उसमें हमारा एक आदमी उस सोसाइटी के ऊपर लिया जा सकता है, लेकिन उस सोसाइटी का हमको मालूम ही नहीं, वो मालूम ही नहीं पड़ता कि उस सोसाइटी में हमारा भी एक आदमी लिया जा सकता है विमुक्त जाति से, उसका फैसिलिटी, क्योंकि वो जो है हमारे गांव में मेरा भाई सरपंच है, तो वो उस सोसाइटी का चेयरमैन भी है, सिर्फ इसी के बेस के ऊपर आया वो चुन के। तो बोलने का मतलब ये जो फैसिलिटी है हमें मालूम ही नहीं पड़ती, ये सारी फैसिलिटी हमको लेना है। ग्रामीण भाग में जो जिला परिषद के अंदर, जेडपी के अंदर 20% जो आरक्षण वो रहता, सहूलत रहती, जिसके अंदर हम मशीन वगैरह देते, कड़वा कटर वगैरह, जेरोक्स मशीन और भी बहुत सारी चीजें देती, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। हम गाँव में सुनते होंगे ग्रामीण भाग का विषय, इसलिए मैं ग्रामीण की बातें बताना चाह रहा हूँ। हमने हमेशा सुना है कि भाई ये चीजें हमारे लिए, लेकिन हम तक वो पहुंचती नहीं, हमको मालूम ही नहीं कि वो, हमको लगता है वो एससी और एसटी के लिए, लेकिन आप अगर उसको सही तरीके से पढ़ोगे तो वो हमारे लिए भी, वो आरक्षण में हमको भी मिलता है। घरकुल के अंदर भी हमको आरक्षण है। उसके बाद जो हमारे जैसे तांडा वस्ती सुधार योजना आता है, ये जो योजना है, ये नाम सुना होगा अपने ग्रामीण भाग में। इस ग्रामीण भाग में साहेब आमचे जे छप्परबंद समाज असतो तो आपण तांड्याच्या स्वरूपातच राहतो, म्हणजे एक वस्ती करून राहतो, फकीर वस्ती ही असती, आणि त्याचं आरक्षण आमच्या समाजासाठी पण आहे। परंतु फिर भी हमारे लोगों को वो मालूमात नहीं होने के कारण हमको वो सुविधा नहीं मिल पाती, क्योंकि उसके जो है वो सारे फायदे जैसे स्ट्रीट रोड, लाइट, वो सब सारी सुविधा हमारे समाज को मिलेंगी, लेकिन हमारे समाज के लोगों को मालूम नहीं होने की वजह से वो सुविधा हम तक नहीं पहुंच पाती। तो हम जो है, हमारी जो संगठन है, हमारा जो काम है, वो जो है योजना और आप समाज के लोगों के बीच की जो दरी है उसको दूर करने के लिए हम जो पुल बनने का काम कर रहे हैं, ताकि आपकी तक वो समाज की जो गवर्नमेंट की जो शासन की योजना है वो आप तक पहुंचाए। अभी फिलहाल में हमारे देश के पंतप्रधान ने एक
अच्छा संकल्प लाया है। आप लोगों को मालूम है या नहीं, पसमानदा मुस्लिम समाज एक संकल्प लाया है। भाई पसमानदा मुस्लिम समाज होता क्या है? पसमानदा मुस्लिम समाज का मतलब होता है कि पिछड़ा हुआ मुसलमान। जो मुसलमान में भी दो तीन प्रकार है, एक ऊंचा दर्जे का और एक निचले दर्जे का। तो ऊंचे दर्जे का जो मुसलमान है भाई वो आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो मागासवर्गीय है वो पीछे हटते जा रहा है, जिसमें अतार, मनियार, फकीर और भी तड़वी और भी जो जाति जो मागासवर्गीय आते हैं वो पिछड़ा होते जा रहा है। भाई इनको मुख्य प्रवाह में कैसा लाए, इनको मुख्य धारा में कैसा लाए? इस माध्यम से जो है हमारा समाज, माननीय पंतप्रधान जी ने एक पसमानदा समाज के लिए काफी सारी योजनाएं लाई है। उन योजनाओं तक हमको पहुंचना है, उनको हम कैसे हासिल करें, उसके लिए हमें जो है बहुत सारे काम करना होगा। जैसे कि हमको एकता में रहना होगा, एक इसमें रहना होगा। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय इमरीश भाई जेके चौहान जी और उनके सभी साथियों को भी पता है कि छप्परबंद शाह समाज एक ऐसा समाज है कि ये सभी गांव में छोटे छोटे स्तर पर कहाँ न हो, लेकिन सभी गांव में ये मौजूद है और सभी गांव में ये रहकर अलग अलग तरीके के काम करते हैं। कोई व्यवसाय करता है, कोई पूर्वजों के चलता हुआ जो काम है वो करते आ रहा है, कोई खेती करता है। और ये समाज का नेतृत्व अकबर शाह, उस्मान शाह और उनकी टीम पूरे महाराष्ट्र में, इनका काम समाज के लोगों को जोड़ना और समाज की जो भी समस्या है वो समस्याओं को सुलझाने के लिए ये छप्परबंद समाज के जो प्रमुख है ये पूरी तरीके से काम करते। 2-3 दिन पहले राजू शाह, इनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप अगर फतेहपुर के छोटे से कार्यक्रम में आए तो बहुत अच्छा होगा। वहां पर गिरीश महाजन साहब भी आने वाले हैं, लेकिन गिरीश महाजन साहब का आप सबको पता है कि वो जामनेर मतदार संघ के विधायक है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी आपत्ति आती है, कहीं भी किसी को तकलीफ पहुंचती है, तो सबसे पहले अगर कोई जाता है पूरे देश में, अगर महाराष्ट्र की आंख लेकर, चाहे कश्मीर में हो चाहे कहीं भी कुछ भी हो, तो सबसे पहले गिरीश महाजन साहब वहां पर पहुंचते हैं। हर जगह गिरीश महाजन साहब, कोई पोखर में, कोई बाहर आने दो, सोलापुर में आने दो, कहीं भी आने दो, अगर किसी को तकलीफ है या कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले, या अहमदाबाद में विमान की दुर्घटना हो या कहीं हो, अगर सबसे पहले अगर कहीं जाते हैं तो गिरीश महाजन साहब वहां पहुंचते हैं। गिरीश महाजन साहब ने तारीख जरूर दी होगी, गिरीश महाजन साहब ने आने का पूरी तरीके से प्रयास भी किया होगा, लेकिन उनका, आपको सबको पता है कि वो महाराष्ट्र में आज अगर जामनेर में मुक्काम अगर है, मैं कई मर्तबा उनको मिलता हूँ, मेरे उनके अजीब संबंध बहुत अच्छे हैं। अगर रात में 12 बजे वो जामनेर में है तो सवेरे 6 बजे वो नासिक पहुंच जाते हैं। यानी उनको किसी का फोन आया, कोई दुर्घटना हुई तो जरूर वहां पर जाकर लोगों की समस्या करते हैं। आज गिरीश महाजन साहब यहाँ पर इस कार्यक्रम में नहीं भी रहे तो उनकी टीम जेके चौहान साहब यहाँ पर है। आपने जो जो उनके पास समस्या रखी है वो जरूर उनके पास रखने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और पूरी तरीके से वो हल करने की कोशिश करेंगे। मैं गिरीश महाजन साहब के और जेके चौहान जी के नेतृत्व में आपको यहाँ पर शब्द देता हूँ। आप सबको पता है या नहीं मुझे मालूम नहीं, अकबर शाह, उस्मान शाह साहब बैठे हैं। हमने छप्परबंद समाज के कुछ समस्याओं के लिए हमारे मंत्री अतुल सावे जी के नेतृत्व में एक मुंबई में शासकीय बैठक लगाई और उस बैठक में बहुत सी हमारी चर्चा हुई। मैं अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश के अध्यक्ष नाते इन लोगों ने मेरे पास कुछ बातें रखी और मैंने वो अतुल सावे साहब के नेतृत्व में हमने वहां के सिक्योरिटी के सामने बैठकर बहुत से बातें करी, लेकिन उस मीटिंग में जो हुए उसके बाद उसमें क्या हुआ ये मुझे पता नहीं। अतुल सावे साहब और मंत्री के सभी लोग बता रहे थे कि फकीर समाज और
जो ओबीसी में विभक्त जाति में जो समाज आता है उनके लिए अनेक योजना है। जितने आज ओबीसी समाज के लिए जितनी योजना है वो सभी योजना विमुक्त जाति, भटका जमाती, वो सबको लागू है। आपको पता है, मुझे मालूम नहीं, ओबीसी महामंडल के तौर से कर्जा मिलता है नहीं है, आपको पता ही नहीं है। मैंने पूरा रिकॉर्ड लिया है, जितने अर्जा है उसके अंदर से तुम्हारे समाज के अर्जा 0% भी नहीं है। तो आप जो जन जागृति कर रहे हैं या और ज्यादा तरीके से जन जागृति करने की आवश्यकता है, गरज है। आप छोटे छोटे एक पुस्तक का अगर आपने अकबर भाई आपने अगर छोटी सी एक माहिती की अगर पुस्तक अगर छपाए तो मैं छपा के आपको देने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। मैं मेरे खर्चे से आपको एक योजनाओं की पुस्तक अगर तैयार करते हैं तो मैं अल्पसंख्यक के तरफ से आपको वो पूरी तरीके से छपा के दूंगा, क्योंकि जो कि आपके समाज को अगर वो पुस्तक अगर तुम्हारे समाज तक पहुंचेगी तो उनको पूरी तरीके से योजना मालूम पड़ेगी कि अल्पसंख्यक में शाह समाज एक ओबीसी और विमुक्त जाति में आता है और विमुक्त जाति के लिए इनके लिए कौन सी योजना है। आपने अगर उसके तरीके से पूरी तरीके से आपने उसको तैयार करके दिया तो मैं पूरी तरीके से आपको मदद करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जल्दी महाराष्ट्र में एक कमेटी तैयार होने वाली है और उसका नेतृत्व हम छप्परबान समाज छप्पर शाह को देने वाले हैं, जो शासकीय समिति तुम्हारे समाज के लिए पूरी तरीके से काम करने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से करेंगी। जेके चौहान साहब को भी बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज में 2 स्तर के लोग हैं। एक स्तर बड़ी है जो कई दिनों से राजकीय, शैक्षणिक, उद्योग क्षेत्र में काम करता है, और एक छोटा स्तर कि हमारे छोटे छोटे जाति है। उसके अंदर अकबर शाह बता रहे थे, उसके अंदर आतार समाज होगा, तांबोली समाज होगा, गौरी समाज होगा, शाह समाज होगा। ये छोटे छोटे समाज, इनकी संख्या पूरे देश में 70% है। और जो बड़ा समाज है, पठान है, शेख है, अगर कोई बैठा भी हो तो उसमें गुस्से आने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ये समाज 30% है, लेकिन 30% वाला समाज इस देश के अंदर राज करता है। 30% समाज अगर आमदार किसी के मुस्लिम समाज में तो ये 30% वाले लोगों के, बरोबर है। खान, पठान, शेख इनके है। ऑफिसर अगर देखा जाए तो इनके है। शैक्षणिक संस्था अगर देखा जाए तो इनकी है। और जो 70% वाला जो समाज है, ये आज बेकारी की स्थिति में पूरे देश में चल रहा है। उसके लिए हम अभ्यास पूरी तरीके से करने की प्रयास कर रहे हैं। हम पसमंदा, हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द कहा था कि मुझे पसमंदा समाज का विकास करना है, मुझे पसमंदा समाज को सहकार्य करना है। और उस पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम में हमने काम शुरू किया है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को कितने लोग लाइक करने वाले हैं मुझे पता नहीं, कितने लोग मानने वाले हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात पूरी तरीके से पता है कि हमारा मुस्लिम समाज या हमारा छोटा समाज जब जब इलेक्शन आता है तब तक ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और सभी पार्टियां इलेक्शन के दौर पर, अभी हालात मुस्लिम मोहल्लों में एकदम अच्छे हैं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई डंडा नहीं है, कोई बीजेपी के बारे में कोई बोलता भी नहीं है। भाजपा आई तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा ऐसी बातें भी नहीं होती है, भाजपा वाले अत्याचार करते हैं ऐसी बातें भी नहीं होती है। लेकिन जब विधानसभा और जब लोकसभा के इलेक्शन आते हैं तब मुस्लिम माहौल में ऐसी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुस्लिम मोहल्लों में एक तरीके से होता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता पर आई तो हमें तकलीफ होगी, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता पे आई तो हमें पाकिस्तान जाना होगा, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता पे आई तो मुसलमानों पर अन्याय होगा, मुसलमानों को सताया जाएगा। लेकिन इलेक्शन जब हो जाता है और इलेक्शन के माहौल जब खत्म हो जाते हैं तो ये सब सारी बातें अभी बंद हो जाती है और हम उनके कहने पर, हम उनके बातों पर एक पूरी तरीके से फंस जाते हैं, कोई पर्याय नहीं रहता है और हम कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट देकर चुन कर लाते हैं। और आज से लाते हैं ऐसा नहीं है, ये 70 साल से चलते आ रहा है इतिहास, आज का इतिहास नहीं है, ये 70 साल से वही बातें, वही सब कुछ होता है और हम सब लोग उनके शिकार हो जाते हैं, वोट देते नहीं है।
मुझे पता नहीं फतेहपुर में देते या नहीं, मुझे पता नहीं है, मैं ऑल महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर गिरीश महाजन जी अपने दुख में सुख में अपने विकास में जब आते हैं तो गिरीश महाजन जी को हमने सामने रखते हुए उनका पूरी तरीके से उनको मदद करना चाहिए, उनके सामने खड़ा रहना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए और उनकी बातों पर अगर ये कांग्रेस राष्ट्रवादी की बातों से दूर रहकर हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ में आना चाहिए। जरूर आपका विकास होगा, लेकिन विकास दो स्तर पे। हम वोट देते नहीं, हम उन्हें विरोध करते हैं, हम उन्हें गलत कहते हैं और विकास की बात भारतीय जनता पार्टी से करते हैं। अकबर शाह मनमाड़ में रहते हैं, वहां पे नेतृत्व महाराष्ट्र में करते हैं। अगर है और आप लोगों को इतनी मदद कर रहे हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने चौहान साहब का, जो कि तुम लोगों के लिए इतना टाइम देके यहाँ पे बैठे हैं। और बाकी के मेरे भाई लोग, मैं सभी का नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने फकीर समाज के साथ, अपने गरीब फकीर समाज के साथ, अपने मक्के खाने वाले लोगों के साथ। लेकिन सुनिए, वो टाइम नहीं रहा सर। पहले हमारा एक टाइम ऐसा था कि हम मरेंगे कोई खाएंगे, लेकिन आज तुम्हारी दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से आज सब भगवान सबको अच्छे से खिला रहा है, अच्छे से अच्छा खिला रहा है, अच्छे से अच्छा पिला रहा है। और आप कभी भी आवाज दीजिए हमारे शाह बिरादरी के लिए। हमारी शाह बिरादरी वो है कि पहले भी दो भक्त से, पीर पैगंबरों से हम लोग उस लोगों से जुड़ते हैं, तो हमको कोई भी आवाज देता था, हम हर एक के साथ समाज के लिए कभी भी खड़े होते थे। और मैं इस संगठन के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि देखिए भाई, हर आदमी जिसके उसके उद्योग से लगा है, लेकिन कुछ न कुछ संगठन को नाम तो देना चाहिए। और इस संगठन को नाम देने के लिए, संगठन बनाने के लिए भाई समाज का फायदा कैसा होगा, क्या होगा, बहुत सारी संगठन चल रही थी, लेकिन संगठन चल रही थी, कुछ लोगों ने काम किया, नहीं किया, कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता। लेकिन जब हमारे संस्थापक अध्यक्ष हाजी एपी शाह साहब, हमारे जनाब अकबर शाह साहब, हमारे शौकत अली साहब, हमारे डॉक्टर शरीफ साहब, ये जो है रिटायर ऑफिसर है डॉक्टर शरीफ साहब, अपने शौकत साहब, ऐसे हमारे हाजी एपी शाह साहब जो संस्थापक अध्यक्ष है, वो भी रिटायर ऑफिसर है पोस्टल डिपार्टमेंट के। तो सभी लोगों ने, और यानी बोला है कि भाई अभी कहीं अपने को कुछ ना कुछ तो भाई वो लगता है कि भाई अपने को एक आदमी जाएगा तो एक आदमी से कुछ काम होगा नहीं। इसके लिए अपने को जैसे कि बीजेपी सरकार बनी, जैसे कि कांग्रेस बनी, जैसे कि राष्ट्रवादी बनी, ऐसी बहुत सारी रिपब्लिकन बनी, जैसी कि बहुत सारी चीजें, हर चीज जिसकी उसकी संगठन बनी। इसके लिए अपन ने एक अपने मुस्लिम शाह छप्परबंद सामाजिक विकास मंडल, हम सब लोगों ने मिलकर एक मीटिंग बनाई। एक मीटिंग बनाने के बाद में हमने मशवरा रखे कि भाई अब समाज का काम करना है। समाज का काम करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपनों को फाउंडर चाहिए, वेट चाहिए। उसके लिए हमने मशवरा करके 2009 में इस संगठन को ओपन किया, चालू किया, सब लोगों को उसके अंदर जोड़ा, और जोड़ के वो भी ओनली औरंगाबाद में नहीं, टोटल महाराष्ट्र के अंदर अपनी संगठन चालू है। हर एरिया में अपनी संगठन चालू है, हर एरिया के अंदर अपने लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे को यहाँ पर भी बड़ी खुशी लगी, जो बिरादरी एक जगह पे आई है, आरक्षण दिया है। अरे भाई, शाह बिरादरी के लिए भी इतना बड़ा आरक्षण देने के बाद में आप फायदा क्यों नहीं लेते? हम क्या पागल इतने दूर से 100, 150, 200 किलोमीटर से तुम्हारे को आके समझाने के लिए क्या जरूरत है? हम चाह रहे हैं कि हमारा समाज मजबूत हो जाए, इसके लिए हमारे काम को हम आगे पीछे करके एक बॉटल ऊपर ही रख दो। तो भाई, अपने हर आदमी, जहाँ पर भी बहुत सारी जगह पे मसले ऐसे हो जाते हैं कि एक आधी जगह किसी के साथ में कुछ बात हो जाता है, कुछ भी मसला हो जाता है, एक आवाज यहाँ पर भी जिम्मेदार बनो, जिम्मेदार बन के उसको अध्यक्ष बनाओ। मन में खोट मत रखो कि वो अध्यक्ष बन गया, अपन क्या है। हर आदमी अध्यक्ष है, वो आदमी ने अध्यक्ष बना, अध्यक्ष को फिर आवाज दिए, सब लोग एक साथ में आना चाहिए। हर चीज तुम्हारी क्या मांगनी है, हर चीज सरकार से मांगो, सरकार देने के लिए बैठी है।
अरे भाई, जब बच्चा रोता है जब भी माँ दूध पिलाती है, जब बच्चा रोएगा नहीं तो दूध क्यों पिलाएंगे? तो मांगेंगे नहीं तो तुम्हारे घर पे थोड़ी कोई लेकर आएगा। हाँ, तो तुम्हारे को ये चीजों के लिए तुम्हारे को खुद एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा, सब लोगों को एक जगह पे आना पड़ेगा। और तुम्हारे एक जगह पे आने में तुम्हारे साथ इतने बड़े बड़े महान लोग बैठे हैं, हर जगह पे तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है। हम बोलते हैं औरंगाबाद शहर के अंदर भी हमारे को जो अतुल सावे साहब, हमने अतुल सावे साहब का भी काम किया है, हमने कल्याण काले साहब का भी काम किया है। हमारे को कोई पार्टी से बैर नहीं है, ना हमारे को कांग्रेस से बैर है, ना हमको बीजेपी से बैर है, ना हमको शिवसेना से बैर है, ना हमको आरबीआई से बैर है, हमको कुछ नहीं। जो समाज, जो पार्टी हमारे समाज को लेके चलेगा सर, हम उसके साथ हैं। हम तो साथ है, जाए हमारी दुआ भी साथ में है, क्योंकि हमारा समाज दुआ के साथ है, हमें जीने नहीं देगी। अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। कोहराम कब आएगा? तो एकजुट होके जब आएगा। या बातमी इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसंच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।